चलिए लिख लीजिए, क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर। क्या फॉर्मूला था हमारा? देखो, चलो लिख लो। 80 ग्राम ऑफ 80 ग्राम ऑफ एन एसिड 80 ग्राम ऑफ एन एसिड was completely neutralized by was completely neutralized by 5 ml of, sorry, 5 liter of 5 liter of 5 liter of 3 मोलार। देखिए मोलैरिटी दी है आपको 3 मोलार, नॉर्मेलिटी नहीं दी है, मोलैरिटी दी है। 3 मोलार H2SO4, 3 मोलार H2SO4, देन सॉरी H2SO4 नहीं, क्योंकि हमको ये एसिड का दिया है ना, तो 3 मोलार आप क्या करो, CaOH ट्वाइस करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 3 मोलार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। वैसे तो डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है, अभी उस फॉर्मूले के बेसिस पर ही हम कर लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए आपको पता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज वेट ऑफ एसिड अपॉन नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एसिड। लेकिन जैसे कि मैंने बताया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी होता है, ऑलरेडी बताया मैंने आपको ये। वैसे ही अगर आप देखोगे, अगर फॉर्मूला आप देखोगे नॉर्मेलिटी का, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी, देखिए इसके अकॉर्डिंग डिवाइड बाय वॉल्यूम। बट नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम तो मोलैरिटी होता है, राइट? इसीलिए मेरे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, वो ये कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी, राइट? जैसे En इज इक्वल टू ये है, वैसे ही नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी होता है, राइट? तो इसको मैं यहां पे डाल देता हूं इक्वेशन 1 में, राइट? सो सिंपल सी बात है, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपका आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड की जगह पर मोलैरिटी इंटू वैलेंसी, मोलैरिटी। हाँ, यहां पे क्या गलती हुई आपको पता होगा, ये क्या होता है, बेस, ये भी क्या होता है, बेस, राइट? तो मोलैरिटी, अब बेस है यहाँ पे, तो मोलैरिटी ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस। तो इस तरीके से आपका आएगा, वेट डाल दो तो 80 ग्राम है, मोलैरिटी ऑफ बेस 3 मोलार दिया है, वैलेंसी बेस की कितनी है, देखिए इसको देख के ही समझता है, दिस इंप्लाइज वैलेंसी ऑफ बेस इज 2, ये डाई एसिडिक बेस है, और इसका वॉल्यूम कितना दिया है, 5 लीटर, राइट? यूनिट्स आपके गलत नहीं होनी चाहिए। ये जो मोलैरिटी होती है, ये इसमें वॉल्यूम रहता है लीटर में, पता है ना आपको? तो अगर आप यूनिट्स के साथ लिखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो है ग्राम, मोलैरिटी क्या होती है, 3 मोलार, मोलार मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी का यूनिट मैंने लिख के भी दिया है आपको, उसका फॉर्मूला भी दिया है आपको। उसके बाद है वैलेंसी, वैलेंसी तो 2 है। उसके बाद क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, लीटर, कितना लीटर है, 5 लीटर। अब यहां पे एक बात याद रखनी है आपको, ये वैलेंसी जो होती है इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट्स पर मोल। ये वैलेंसी 2 है, इसका मतलब क्या है कि 2 इक्विवेलेंट्स पर मोल, मतलब इस चीज के 2 इक्विवेलेंट्स इसके 1 मोल के अंदर है, मतलब वैलेंसी को भी यूनिट होता है, इक्विवेलेंट्स पर
मोल। तो देखिए क्या होगा, ये लीटर लीटर कैंसिल होगा, मोल मोल कैंसिल होगा, और आपका यूनिट आएगा ग्राम पर इक्विवेलेंट, ग्राम पर इक्विवेलेंट, जो कि इक्विवेलेंट वेट का यूनिट भी है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 5 2 जा 10, तो ये 8 हो जाएगा, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, पॉइंट दिया 6 7 आ जाएगा। तो आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड आता है 2.67। भले ही ये एसिड एग्जिस्ट करता हो नहीं करता हो, लेकिन हमारा आंसर ये आ रहा है। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, बस ऐसे आ रहा है, राइट। इस तरीके से आपको करना है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? मुझे जरा बताइए आप। सिंपल तो है, लेकिन बताइए फिर भी। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूं आपको कि ये जो चैप्टर है, इसमें ऐसे कई सारे टॉपिक्स कवर्ड है, बहुत सारे टॉपिक्स कवर्ड है, जिनके ऊपर बाद में आपको एक स्पेशल चैप्टर्स भी है। एक्चुअली इक्विलिब्रियम चैप्टर में इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आएंगे, सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें भी कई सारे क्वेश्चन आएंगे। आगे चल के हमारे पास मोलैरिटी नॉर्मेलिटी है, वहां पे भी ये न्यूट्रलाइजेशन के कई क्वेश्चन आने वाले हैं। तो तब हम डिटेल में करेंगे। अभी तो बस एक मैंने ले लिया क्वेश्चन कि आपको पता हो कि ये क्या बोल रहा है एक्चुअली क्वेश्चन। तो न्यूट्रलाइजेशन पर कई सारे क्वेश्चन धीरे धीरे भी आते चलेंगे। तो देखिए अभी नेक्स्ट है आपके पास ये वाली मेथड। पहले आपको आंसर के सॉरी क्वेश्चन के नीचे ये आंसर लिखना है, और उसके बाद ये वाली मेथड लिखनी है। मेथड है मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। पांचवी मेथड हम कर रहे हैं, बहुत ही आसान सी मेथड है। देखिए दिख रहा है, ये मुझे एक बार देखने दो, राइट। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द फिफ्थ वन, मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। इधर मेरे ख्याल से अच्छे से आएगा, राइट, इस बाजू। मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, फिफ्थ मेथड ऑफ फाइंडिंग द मोलार मास, सॉरी इक्विवेलेंट वेट, मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। बहुत ही सिंपल है, आपने इस टाइप की रिएक्शंस पहले भी देखी हुई है। ए बी प्लस सी गिव्स बी सी, या फिर ए सी, कुछ भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट बस होना चाहिए ए सी प्लस बी। तो आपने देखा कि सी ने इस बी को डिस्प्लेस किया, सो दिस इज डिस्प्लेसिंग मेथड। सो या फिर हम बोल सकते हैं कि अभी देखिए हमको निकालना है इस ए का इक्विवेलेंट वेट, या फिर आपको देखिए ये भी बोल सकते हैं कि इस बी का सी का क्या है इक्विवेलेंट वेट। किसी का भी इक्विवेलेंट हो, एक का वेट आपको पता होता है और दूसरे का आपको निकालना होता है, राइट। मान लीजिए कि ये जो है सी, इसका आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इसे बोलते हैं एडेड। आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया ए बी का, जैसे कि कॉपर सल्फेट का लिया, और उसके अंदर आपने ऊपर से क्या डाला, जिंक डाला, राइट। ऐसे होता है ना। तो वैसे ही इसको बोलते हैं एडेड मेटल, और इसको बोलते हैं, ये जो बी डिस्प्लेस हुआ उसे बोलते हैं डिस्प्लेस्ड मेथड। तो मैंने आपको बोला है कि कोई भी रिएक्शन हो तो उस रिएक्शन में होता क्या है, जब भी कोई कंबाइन होता है या फिर डिस्प्लेस करता है यानी रिएक्शन करता है, तो उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम रहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, राइट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम रहेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहां पे दो लोगों ने डिस्प्लेस किया है एक दूसरे को, यानी सी ने बी को डिस्प्लेस किया है, यानी इसके और इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सेम होने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, एक होता है नोन, मतलब ये मान लीजिए नोन है और ये अननोन है। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सी। तो क्या है, इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूं, या फिर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी। तो इसका अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आपको ये और ये क्वेश्चन में दिया होगा, और उसके बाद आपको निकालना होगा। सिंपल सी बात होती है। चलिए इस पूरे को आप बोर्ड के ऊपर जो भी है वो पूरा लिख लीजिए।
तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो आगे वाली हमारी मेथड है, मैंने बोला है कि 12th क्लास में इस पर एक चैप्टर है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक आपको ओवरव्यू देता हूं कि होता क्या है, राइट। तो देख लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ठीक से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मेथड है। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस आपको 9th 10th क्लास में कभी कभी हुआ भी है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म होते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या होता है, आपके पास ऐसा एक वेसल होता है और इस वेसल के अंदर एक सॉल्यूशन होता है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। मैं फिर से बता रहा हूं, ये मेथड आपको बहुत ही डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, अभी इसका उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक टच करके दे रहा हूं, ये इस मेथड का ओवरव्यू दे रहा हूं। ये एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो एक सॉल्यूशन है, मतलब पानी के अंदर कोई तो भी साल्ट डाला है, ए बी, कोई भी साल्ट ए बी, ए बी मतलब उसमें ए प्लस होगा और बी माइनस होगा, कैटायन एनायन, और इसके अंदर ऐसे दो रॉड्स डिप किए जाते हैं जिनको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है, और इन दो रॉड्स को एक बैटरी अटैच की हुई होती है कुछ इस तरीके से, ये बैटरी होती है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यानी ये प्लस चार्ज है, जो कि माइनस चार्ज, जैसे ही ये स्विच ऑन कर देते हैं सर्किट ऑन होता है, और इस प्लस रॉड के ऊपर माइनस, मतलब ये है कैटायन, ये है एनायन, तो ये एनायन इधर खींचा चला आता है, प्लस और माइनस का क्या हो जाता है, यहां पे कॉम्बिनेशन हो जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड आपको प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम में 10th क्लास में भी थी आपको, राइट, एल्यूमिना का प्यूरिफिकेशन करना था, राइट। तो एनायन जिसकी तरफ आते हैं उस रॉड को बोलते हैं एनोड, मेरी बात समझ रहे हैं आप, एनायन जिधर गए उसको बोलते हैं एनोड, और कैटायन इधर आएंगे इस माइनस के ऊपर, तो इसे बोलेंगे कैथोड। कैटायन कैथोड की तरफ, एनायन एनोड की तरफ चले गए। अब एनायन यहां पे जाके उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करता है। अब पता नहीं हमको इसके ऊपर कितना चार्ज है, मैंने तो एक ही माइनस लगा दिया, लेकिन अलग अलग कंपाउंड है उसके, किसी के ऊपर एक माइनस होता है, किसी के ऊपर दो माइनस होता है, किसी के ऊपर तीन भी माइनस हो सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक चीज का यहाँ पे ये कर देता हूं, यन, ओके, यम लिखता हूं मैं, इसकी वैलेंसी मान लो कि यम है, इसके ऊपर यम माइनस है और इसके ऊपर यम प्लस है। ऐसा कोई नहीं रहता कि इसके ऊपर यम माइनस है तो इसके ऊपर भी यम प्लस होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिंपल केस करने के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे यम ले रहा हूं, तो आप समझ लो कि यहाँ पर यम प्लस है और इसके ऊपर यम माइनस है। क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन है आपको, मैंने जो भी बोला आपको, क्या इसमें कुछ कंफ्यूजन है आपको, इज देयर एनी कंफ्यूजन, बोलो एक बार। कल क्लास नहीं है तो मुझे तो आपका रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा ना, तो इसलिए पूछना पड़ेगा। तो अब इलेक्ट्रोलाइट पता हो गया, अब होता क्या है, ये एनोड की तरफ जाएगा, तो एनोड के ऊपर ऐसी रिएक्शन होती है, ये यम, ये बी यम माइनस जाएगा और उसके इलेक्ट्रॉन इस एनोड को दे देगा, यानी वो उसके एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, आयन इज कन्वर्टिंग इनटू एटम एंड यम इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड। ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जाएंगे और फिर इधर आएंगे कैथोड की तरफ। सो एट कैथोड क्या होता है, कैथोड के ऊपर ये यम प्लस चला गया, यानी 2 प्लस 3 प्लस कुछ भी हो सकता है, और उसने यम इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक्सेप्ट किए, इसने डोनेट किए, इसने एक्सेप्ट किए, और ये भी खुद के एटम में कन्वर्ट हो गया। ये एनायन था, इसने दे दिए। देखिए बॉन्ड फॉर्म होते होते क्या होता है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए थे, अब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इसने इसको दे दिए, कैसे दिए, इसने इधर दिए और फिर यहां से इसने लिए, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में जो होता है उसके उल्टा हो रहा है। मतलब ये Na प्लस और Cl माइनस अगर है तो आपको पता है बॉन्ड फॉर्म होते होते क्या होता है, Na खुद के इलेक्ट्रॉन Cl को देता है, इसलिए इसके ऊपर प्लस आया और इसके ऊपर माइनस, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस में इसका उल्टा होता है, इसने जो इलेक्ट्रॉन लिए थे इसको वापस दे दिए। सो इलेक्ट्रोलाइसिस इज अपोजिट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन।
राइट। तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, आपको ये पता है कि इसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने को रिडक्शन कहा जाता है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। वैसे भी इसकी उतनी जरूरत नहीं है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अभी, जिसके बारे में हम रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। अब आगे चलते हैं हम, एनोड पे जो भी हुआ, कैथोड पे जो भी हुआ, किसी एक को एनालाइज करेंगे हम कैथोड के ऊपर जो हुआ है उसको एनालाइज करते हैं बेटे। तो कैथोड के ऊपर जो हो रहा है उसको एनालाइज कैसे करते हैं, देखिए। अब आपको ये तो पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन की ये मोल, देखिए आपको ना यम की जगह पर ना ये ज्यादा आसान जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन इसके एक आयन ने लिए, ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर 2 मोल इलेक्ट्रॉन इसके 1 मोल आयन ने लिए, ऐसा भी बोल सकते हो। लेकिन मैंने बोला कि केमिस्ट्री में यूजुअली बात होती है आयंस के मोल के फॉर्म में, तो हम यहां पे ये बोलेंगे कि 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड बाय 1 मोल ऑफ ए। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो यहां पे जाके डिपॉजिट होता है, मतलब आयन इज कन्वर्टिंग इनटू एलिमेंट। तो यहां पे क्या होता है, ये जो ये है इसकी एक लेयर बन जाती है इसके ऊपर या फिर इसके नीचे भी बन सकती है। इसको बोलते हैं कि ये एलिमेंट यहां पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, या फिर बी यहां पे जाके डिपॉजिट होता है। अगर बी गैस है तो उड़ जाएगा, उसे लिबरेट होना कहते हैं, इवॉल्व होना। तो गैस है तो लिबरेट होता है, एलिमेंट अगर सॉलिड स्टेट में है तो वो डिपॉजिट होता है, एक तो यहां पे डिपॉजिट होगा या फिर नीचे, कुछ भी हो जाए। मुझे यहां पे लिखना क्या है कि m मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे देखो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट 1 मोल ऑफ ए, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट 1 मोल ऑफ ए, या फिर इसके फॉर्म में क्या बोल सकता हूं, m मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट 1 मोल ऑफ ए, m मोल इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट 1 मोल ए। तो उल्टा अगर मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन will deposit, let us say n moles of A, इसको n ये कहेंगे, इसको x भी कह सकते हैं हम, आपको पता है ना, 4 के 5 बुक्स तो 20 रुपए के x बुक्स, ऐसा आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो ना, तो वैसे ही लिखा है m मोल से अगर 1 मोल A डिपॉजिट होता है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से लेट अस से x मोल डिपॉजिट होते हैं। x की जगह पर मैंने n ये ऐसा लिखा है क्योंकि आगे चल के इसका हमको इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा, यक्स नहीं लिखा, जो कि आप यूजुअली चेन रूल में यक्स लिखते हो। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एन ए इज इक्वल टू, आपको पता ही है एन ए और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिपॉजिटेड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन m। अब ठीक से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिपॉजिटेड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 बाय m। बट हमको ये भी पता है, ये देखिए Na का मतलब पता है ना कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट Na मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक से देखिए। बट हमको ये पता है क्या, क्या पता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। तो इलेक्ट्रॉन के अगर 1 मोल, इलेक्ट्रॉन कैसे बह रहे हैं, इधर से इधर बह रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर अगर 1 मोल आ जाते हैं तो ये के Na मोल्स डिपॉजिट हो रहे। अब ये के मोल इतने डिपॉजिट हो रहे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने डिपॉजिट हो रहे वो निकालना है आपको। सो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए डिपॉजिटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी ऑफ ए। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए
कितने डिपॉजिट हुए हैं 1/m। तो ये बट आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। ये की वैलेंसी कितनी है मुझे बताइए आप जरा, कमेंट बॉक्स में बताइए। कम ऑन, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ए, आपके ख्याल से कितनी वैलेंसी होनी चाहिए ए की, प्लीज टेल मी। No, 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 no. Don't look at this. Yes, you are absolutely correct, but we are taking this one. According to this reaction, what should be the valency of A? अब बताओ, राइट? कांचन और कौन? स्वप्निल, राइट। आपको ये तो समझ में गया होगा कि जो चार्ज होता है वही वैलेंसी होती है। तो सिंपल सी बात है कि इसके ऊपर वैलेंसी है यम। तो यम और यम कैंसिल हो गया, तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बहने से एक इक्विवेलेंट ही डिपॉजिट होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट्स 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस हो, इसको ये अप्लाई होता है। 1 मोल नहीं, लेकिन 1 इक्विवेलेंट जरूर है। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, और इसे कहते हैं फैराडेज। एक्चुअली फैराडेज सेकंड रूल थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडेज रूल के अंदर ये आपको पढ़ने को मिलेगा। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। अब ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, जनरल बात। क्या आपको यहां तक समझ में आया? मतलब जो भी मैंने पढ़ाया, इसका यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डोगमा है, यही आपको समझना चाहिए। बाकी चीजें नहीं समझी तो भी चलेगा, लेकिन ये समझना चाहिए जो मैंने बताया है। क्या ये आपको समझ में आया कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बहने पर 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी एलिमेंट डिपॉजिट होता है? 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी एलिमेंट डिपॉजिट होता है। तो चलिए इसको लिख लीजिए पूरा का पूरा, जो भी आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा है इसको पूरा का पूरा लिख लीजिए। कम ऑन। इस मेथड को कैसे यूज किया जाता है इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए? तो सिंपल सी बात है, आपको क्या किया जाएगा, एक तो एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दी जाएगी, या फिर 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक दूसरे के आजू बाजू में लगाया जाएगा, जिसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कुछ इस तरीके से देखिए, इधर बैटरी ऐसे और इधर से इधर ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड एज द सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसमें क्या किया जाएगा, अलग अलग तरीके, एक तो ऐसे करेंगे, या फिर एक ही इसमें ए और बी, यहां पे ए डिपॉजिट होगा, यहां पे बी डिपॉजिट होगा। अब आपको ये तो पता है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो करंट का अमाउंट सेम होता है, यानी कि जितना करंट यहां से पास होगा उतना ही करंट यहां से पास होगा, या फिर जितना चार्ज, अब करंट क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो जितना चार्ज यहां से पास हुआ इधर, उतना ही, मतलब यहां से बैटरी से 5 कूलम निकला तो यहां पे आएगा, वही 5 कूलम इधर जाएगा, वही 5 कूलम इधर जाएगा, वही 5 कूलम इधर, वही 5 कूलम इधर। तो सिंपल सी बात है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो चार्ज जो पास होता है वो सेम अमाउंट में पास होता है। एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको क्वेश्चन में वर्डिंग रहती है कि ए एंड बी 2 एलिमेंट्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, या फिर आपको ऐसे बोलेंगे ए का बी के साथ कोई कंपाउंड है और उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास की, मतलब उनका इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तो ये इधर गया, बी इधर गया मान लो, तो बोलेंगे बी का वेट यहां पे कुछ तो भी डिपॉजिट हुआ, तो ए का वेट कुछ तो भी डिपॉजिट हुआ, ए का इक्विवेलेंट वेट निकालो। तो सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि यहां से अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का पास होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी अवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
इसके ऊपर चार्ज होता है 96,500 कूलम। अब अगर निकाल के देखो 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 96,500 कूलम आता है। सो जब इतना चार्ज इससे बहेगा तो एक इक्विवेलेंट इसका भी डिपॉजिट होगा, इसका भी डिपॉजिट होगा। मतलब कितना भी चार्ज बहे, जितने इक्विवेलेंट इसके डिपॉजिट हो गए उतने ही इसके, लेकिन दोनों के लिए चार्ज सेम होना चाहिए। अब ये तो एक ही बैटरी है, मतलब यहां से 5 कूलम निकला तो इधर 5 ही कूलम आना चाहिए, 10 निकला तो 10। मतलब एक बैटरी हो या फिर बैटरी सीरीज में हो, उनके लिए अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड वो तो सेम ही रहेगा। तो मुझे बताओ क्या ये आपको समझ में आया? अमाउंट ऑफ चार्ज पास सेम रहता है फॉर 2 इलेक्ट्रोड्स इन अ बैटरी एंड फॉर वेरियस इलेक्ट्रोड्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। फॉर इलेक्ट्रोड्स इन वन बैटरी, सॉरी वन सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझ रहा है क्या ये? राइट, हाँ, वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इन सीरीज, यानी इलेक्ट्रोड्स एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो या फिर सीरीज में हो, देन amount of charged passed is same। अमाउंट ऑफ चार्ज पास तो सेम ही रहता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर अमाउंट ऑफ चार्ज पास सेम है देन हम क्या लिख सकते हैं? देन वी कैन राइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए डिपॉजिटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बी डिपॉजिटेड। और इसी को कहते हैं फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है उसकी हमें अभी जरूरत नहीं है, फैराडेज सेकंड लॉ होता है ये, लेकिन फिर भी मैं यहां पे नहीं लिखूंगा, कोई जरूरत ही नहीं है। चार्ज अगर सेम पास हो रहा है तो इसके जितने इक्विवेलेंट उतने ही इसके इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो जाएंगे, यानी मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। या फिर इसको आप घुमा के ऐसे भी लिख सकते हो, क्या जरूरत ही नहीं है, बस इससे ही निकालो जो भी आपको क्वेश्चन करना है। किसी बुक में आपको ये भी दिया होगा इस तरीके से, मतलब इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे और ऐसा लिखेंगे मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। क्या इसी को घुमा के ऐसा लिख सकते हैं ना, कोई जरूरत नहीं है। तो यही है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जिसमें आपको ए के बारे में पता होता है, बी के बारे में निकालना होता है। तो मान लो आप क्या करो, इतनी जगह छोड़ दो पेज के ऊपर, इतनी इतनी, और क्या करो, एक क्वेश्चन लिखो, मैं बता रहा हूं वो क्वेश्चन लिखो। A and B, A and B, two elements were electrolyzed, two elements were electrolyzed, इतनी जगह छोड़ के लिखना है। A and B, two elements, ये दो एलिमेंट्स है, were electrolyzed in two electrolytic cells। एक भी सेल में कर सकते हैं, दो अलग अलग सेल में भी उनके अलग अलग कंपाउंड्स हो सकते हैं, मैं बोल रहा हूं। जैसे कि इस सेल में AC हो सकता है और इस सेल में BD हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर ये इन दोनों का एक ही कंपाउंड AB में भी एक ही सेल में हो सकता है। यहां पे मैं दो सेल सीरीज में बता रहा हूं आपको। वेयर इलेक्ट्रोलाइज्ड इन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे ही कनेक्टेड इन सीरीज बोला है, इसका मतलब है अमाउंट ऑफ चार्ज पास सेम है। कनेक्टेड इन सीरीज, इफ weight of A and B deposited, if weight of A and B deposited, if weight of A and B deposited
is 20 gram and 30 gram respectively. Weight of A and B deposited is 20 gram and 30 gram respectively. and 30 gram respectively. Then find the equivalent weight of B. Then find the equivalent weight of B if molar mass of divalent A, if molar mass of divalent A is 60 gram, if molar mass of divalent A is 60 gram, एक्चुअली 60 ग्राम पर मोल रहता है वो, मोलार मास ऑफ डाइवैलेंट ए इज 60 ग्राम। अब यहां पे देखिए मोलार मास ऑफ डाइवैलेंट ए इज 60 ग्राम। अब यहां पे देखिए मैंने ना डाइवैलेंट बोला है, डाइवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 2 है। सिंपल सी बात है, हमको पता है, क्या पता है कि मास ऑफ A अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ A इज इक्वल टू मास ऑफ B अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। अब इसको थोड़ा उल्टा पुल्टा तुल्टा करके लिखेंगे, हमको निकालना क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। तो इससे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, क्या आपको समझ रहा है? देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ B इज इक्वल टू, इसको इधर लाता हूं, इन दोनों को इधर लेके जाता हूं। अब आपको ये तो समझना चाहिए बेटे, मास ऑफ B अपॉन मास ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ A। क्या है ये? ट्रांसफॉर्मेशन तो है, इधर से उधर से इधर किया है। लेकिन अब मुझे यहां पे मास ऑफ B दिया है, मास ऑफ A भी दिया है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट ऑफ A नहीं दिया। तो क्या मैं निकाल सकता हूं? बोलिए मुझे जरा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ A तो दिया नहीं है मुझे, और मुझे तो निकालना है। बताओ क्या मैं निकाल सकता हूं? इक्विवेलेंट वेट दिया नहीं है B का, सॉरी A का, और मुझे तो निकालना है, मुझे तो चाहिए इस क्वेश्चन में। राइट, कहां से निकाल सकते हैं? इस मोलार मास से। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलार मास अपॉन वैलेंसी होती है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं मास ऑफ B अपॉन मास ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास ऑफ A अपॉन वैलेंसी ऑफ A, मोलार मास ऑफ A अपॉन वैलेंसी ऑफ A, क्योंकि यही तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है। तो इसकी जगह पर मैंने क्या डाला? ये डाला। तो मास ऑफ B दिया है आपको 20 ग्राम, वेट ऑफ B 30 मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास ऑफ A कितना दिया है? 60, और उसकी वैलेंसी 2, तो 2 30 60, 30 30 कैंसल, सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ B इज सिंपली 20 ग्राम पर इक्विवेलेंट। राइट, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और ऐसे टाइप के कई सारे क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रहेंगे। यहां पे बस मैंने एक सैंपल लिया, इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन इसके ऊपर रहेंगे ही नहीं एक्चुअली, फिर भी मैंने एक लिया। चलिए इसको लिख लो आप पूरा का पूरा, जो भी है बोर्ड के ऊपर, पता है ना, पहले ये लिखना है, फिर क्वेश्चन के नीचे ये और ये लिखना है, उल्टा पुल्टा मत लिख लेना। ओके, फिर अगली वाले लेक्चर कल होगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। इसको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो।